नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक है, उसके जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो पहला पॉइंट है एनाटॉमी। देखिए एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी में हम लोग यह स्टडी करते हैं, यह अध्ययन करते हैं कि हम लोग के बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन है उसका रचना कैसे हुआ है, अर्थात उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग के जो एब्डोमेन है, याद रखिएगा रिब केज के निचले वाले हिस्से को एब्डोमेन कहा जाता है। जो रिब केज है उसके निचले वाले हिस्से को एब्डोमेन कहा जाता है। तो एब्डोमेन के हम लोग के लेफ्ट हैंड साइड में स्टोमच है। तो ये हमको कैसे पता चला? ये हम लोग को एनाटॉमी को पढ़ के पता चला। मतलब शरीर के इंटरनल ऑर्गन जैसे कि स्टोमच है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका रचना कैसे हुआ, ये जो ऑर्गन है ये कैसे प्रदर्शन कर रहा है, इसका स्टडी हम लोग एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं कि कौन सा ऑर्गन कैसे काम करता है। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनल ऑर्गन का अध्ययन किस में करते हैं तो एनाटॉमी, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन ऑर्गन कैसे काम करता है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसका अध्ययन हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो दोनों के बारे में एकदम क्लियर रखिएगा कि एनाटॉमी के में हम लोग इंटरनल ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं और एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कौन ऑर्गन कैसे काम करता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जैविक एवं अजैविक वातावरणों से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैविक मतलब हो गया बायोटिक, अजैविक मतलब हो गया एबायोटिक। मतलब कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, इसके बारे में स्टडी हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब कैसे, जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन कैसे एबायोटिक चीज जैसे एयर वाटर सॉइल पे डिपेंडेंट है, इसका स्टडी हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोक्राइनोलॉजी। देखिए इंडोक्राइनोलॉजी क्या हुआ? देखिए ग्लैंड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो ये हम बनाए एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्लैंड इज ए पाउच लाइक ऑर्गन विथ सीक्रेट हार्मोन्स। ठीक, तो ये जो हो गया एक जिसके पास डक्ट नहीं है, जो अभी बना है जैसे इसके पास डक्ट है, ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर इसको डक्ट कहा जाता है। तो जिसके पास डक्ट है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ये बगल में बना है इसमें डक्ट नहीं है तो इसको इंडोक्राइन कहा जाता है। ठीक, अब इंडोक्राइन का एग्जाम्पल क्या हो गया? इंडोक्राइन का एग्जाम्पल अगर देखा जाए सीट से तो हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी हो गया, फिर हम लोग के थायराइड हो गया गले में, फिर थाइमस हो गया। ठीक, फिर क्या नाम है हो गया, फिर क्या नाम है एड्रिनल ग्लैंड हो गया, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, फिर टेस्टिस हो गया, फीमेल में ओवरी हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग स्टडी इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब ये जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करता है, टेस्टिस कैसे काम करता है, इसका स्टडी हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्ब्रायोलॉजी। इम्ब्रायोलॉजी में हम लोग भ्रूण संवर्धन, मतलब इम्ब्रियो का कैसे विकास होता है, भ्रूण का कैसे विकास होता है, इसके बारे में स्टडी हम लोग इम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखिए मेल प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो जायगोट बनता है, जेट फोर जायगोट बनता है। ठीक, जायगोट आफ्टर सेल डिवीजन करके इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो सेल डिवीजन करके फीटस बनता है, उसको हम लोग एफ से लिखे। ठीक, मतलब मेल और फीमेल सेक्स सेल फ्यूज हुआ, जायगोट बना, जायगोट सेल डिवीजन के बाद इम्ब्रायो बना, इम्ब्रायो सेल डिवीजन के बाद फीटस बना और फीटस आगे डेवलप होकर वही बच्चा के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। तो हम लोग एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत इम्ब्रियो कैसे बॉडी में माँ के यूटेरस में कैसे डेवलप करता है, इसके बारे में स्टडी हम लोग एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखिए मेल फीमेल जायगोट इम्ब्रायो फोटोस अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजाइमोलॉजी। देखिए इंजाइमोलॉजी क्या है? इंजाइम जो है
हम लोग को पता है जितना भी इंजाइम होता है ना, वो सारा इंजाइम प्रोटीन से ही मिलके बनता है। मतलब ऑल इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। याद रखिएगा ये पॉइंट, ऑल इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। तो इंजाइम के बारे में स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटोमोलॉजी। देखिए इंटोमोलॉजी में हम लोग स्टडी, इसका इंग्लिश में स्पेलिंग हुआ ENTOMOLOGY, ठीक। इंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इंसेक्ट का स्टडी करते हैं, जैसे ग्रास होपर हो गया, ठीक, जैसे क्या नाम है आपका बटरफ्लाई हो गया। तो ये कैसे इंसेक्ट को जो है, इंसेक्ट कैसे रहते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके बारे में स्टडी हम लोग इंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम लोग जीन के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए हम लोग को पता है, हम लोग के एक जनरेशन का गुण दूसरे जनरेशन में कौन लेके जाता है? जीन लेके जाता है। अर्थात माँ बाप का गुण नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब जो अगला बच्चे हैं उनमें कौन लेके जाता है? जीन लेके जाता है। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं कि कैसे कोई अनुवांशिक लक्षण, मतलब कैसे कोई जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, इसका स्टडी हम लोग जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रुधिर एवं रुधिर से संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं। अर्थात ब्लड एवं ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज होता है उसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? उसका स्टडी हम लोग हिमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैमोलॉजी। देखिए मैमोलॉजी हम लोग क्या है, हम लोग ह्यूमन्स आर मैमल्स, अर्थात जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है अर्थात स्तन है, उनको हम लोग मैमल्स के अंतर्गत रखते हैं। तो मैमल्स का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? मैमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मैमल्स का स्टडी करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, देखिए माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो से बना हुआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो क्या होता है? अर्थात जो जीव जंतु जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत B फॉर बैक्टीरिया, F फॉर फंगी, V फॉर वायरस, मतलब ये सबको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी का स्टडी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? देखिए न्यूरोलॉजी बना है नर्व सेल से। अब देखिए नर्व सेल क्या है? नर्व सेल हम लोग का बहुत सारा नर्व सेल मिलके नर्व टिश्यू बनता है। नर्व टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक। अभी बताएं आपको, बहुत सारा सेल मिलके टिश्यू बना, टिश्यू मिलके ऑर्गेन बना, ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बना, ठीक। अब देखिए अब नर्व सेल, बहुत सारा नर्व सेल मिलके नर्व टिश्यू बनाया, बहुत सारा नर्व टिश्यू मिलके ऑर्गेन बनाया, जैसे B फॉर ब्रेन बनाया, बहुत सारा नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाया? नर्वस सिस्टम बनाया, नर्वस सिस्टम। तो कैसे हम लोग का नर्वस सिस्टम काम करता है, इसका स्टडी हम लोग न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक। मतलब तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है, इसका स्टडी हम लोग न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मतलब दांत का जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दांत क्या है? दांत जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, ठीक। याद रखिएगा दांत जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से दांत का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको इनामल कहा जाता है। इनामल के नीचे वाला जो लेयर होता है उसको डेंटाइन कहा जाता है, और डेंटाइन के जो नीचे वाला लेयर होता है उसको पल्प कैविटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर इनेमल हो गया, डेंटाइन हो गया, नीचे हो गया पल्प कैविटी, ठीक। अब देखिए इनेमल जो होता है वो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर इनामल ही होता है। याद रखिएगा इनामल, ठीक। जो हम लोग को दिखाई देता है दांत का जो पार्ट, वो इनामल ही होता है। इनामल के नीचे क्या होता है? डेंटाइन। अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा सबस्टांस है जिसका मजबूती दांत के बोन के जैसा होता है, याद रखिएगा कौन सा ऐसा सबस्टांस है जिसका मजबूती बोन के इतना होता है, तो उसका आंसर डेंटाइन है। अगर पूछ दिया जाए कौन सा ऐसा दांत का चीज है जहाँ नर्व सेल ये
सब रहता है, तो उसका आंसर पल्प कैविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पंछियों का स्टडी करते हैं, चिड़ियों का स्टडी करते हैं, ठीक। चिड़ियों का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? रोगों के प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन करते हैं कि कौन रोग किसके कारण हो रहा है, उसका सिम्टम क्या है, उसका कारण क्या है, किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, वायरस के कारण, फंगी के कारण हो रहा है, ठीक है दोस्तों, किसके कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंतर्गत जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन करते हैं, मतलब रेडिएशन डाल के जीवों को जो बीमारी है उसका स्टडी करते हैं कि क्या उसका दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी, ठीक। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले ये याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी के फादर कार्स लिनियस है, C फॉर कार्स एंड L फॉर लिनियस। टैक्सोनॉमी के फादर कार्स लिनियस है। देखिए हम लोग के धरती पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक। अभी तक एग्जैक्ट जीव जंतु इस धरती पे कितना है इसका आकलन तक नहीं किया जा सका है। इसीलिए कितना बड़ा डाइवर्सिटी है, कितना ज़्यादा विविधता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि अभी तक साइंस इतना आगे जा चुका है, तभी भी अभी तक पता नहीं चला कि कितना जीव जंतु हम लोग के धरती पर है, ठीक। तो अब अगला बात है, इतने बड़े जीव जंतुओं में हम लोग जिसका कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से मिलता है उसका एक ग्रुप बना दिया, फिर उसके बारे में स्टडी हम लोग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे देखिए मैमल्स हैं, मैमल्स का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उनके पास मैमेरी ग्लैंड होता है। तो जितना भी जीव जंतु है अगर उसके पास मैमेरी ग्लैंड है तो सारे को हम लोग मैमल्स के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। तो मैमल्स एक टैक्सोनॉमी ग्रुप है, ठीक। तो इसके तो वही दिखा हुआ जनजातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, समझ गए होइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आयु वृद्धि। देखिए हम लोग जैसे जैसे उम्र हम लोग का बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग के बॉडी में परिवर्तन हो रहा है ना, इसका स्टडी हम लोग जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अर्थात आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाला परिवर्तन, हम लोग के बॉडी में जो होने वाला परिवर्तन है उसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? तो उसका स्टडी हम लोग जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ ली हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग से दोस्तों एकदम विनम्र निवेदन है कि देखिए कोई भी दिक्कत होगा इसको समझने में तो आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपका ये अपना चैनल है, इसको एकदम लाइक शेयर और कमेंट एकदम बेझिझक कीजिए, एकदम चैनल को एकदम खूब दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।